स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है नियत त्वरण के अधीन रेखीय गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये हमारा वेग समय ग्राफ बना है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। ये है हमारा समय, टी से कैपिटल टी से दिखाया, ये हमारा वेग समय ग्राफ हमने बनाया है। एक्स एक्सिस पे समय, वाई एक्सिस पे वेग, और ये नियत त्वरण के अंतर्गत है। तो ये वस्तु जो है नियत त्वरण के अंतर्गत है। तो इसमें कंडीशन क्या क्या देखिए। सबसे पहले माना वस्तु का प्रारंभिक वेग v0, जब समय t बराबर 0 है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग v0। ये आपने कक्षा 9-10 में पढ़े ही ये क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं। वहाँ पे आप प्रारंभिक वेग को u से दिखाते थे, स्मॉल u से। यहाँ पे v0 से दिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ये देख लीजिए आप समीकरण। दूसरा अंतिम वेग, अर्थात t समय पर, जब समय t हो गया तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था, v0। यहाँ से स्टार्ट किया, 0 नहीं है प्रारंभिक वेग, ये आप ध्यान रखिए। वस्तु का प्रारंभिक वेग है v0। स्टार्ट किया उसने, t समय तक वो चला और t समय पर पहुँचाने के बाद उसका वेग हो गया v। तो अंतिम वेग v। नियत त्वरण किस त्वरण के अंतर्गत गया, नियत त्वरण a, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और t समय में इस यात्रा के दौरान इस t समय में वस्तु का विस्थापन कितना हो गया, x हो गया है। तो ये हमारे पास पहले इसके कंडीशंस हैं। ग्राफ में आप देख रहे हैं वस्तु प्रारंभ में बिंदु A पर थी, t समय बाद बिंदु B पर पहुंच गई है। तो B पर वेग है v, A पर वेग है v0, और A से B तक पहुंचने में उसको समय लगा कितना, t सेकंड जो भी है। तो ये हमने t से दिखा रखा है। अब हम ये भी जानते हैं, क्योंकि जो है वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को। क्या दिखाता है, विस्थापन को। ये हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो ये नीचे का जो टोटल एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये टोटल एरिया, ये क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ये हमने पढ़ा है, ये दिखाता है। इसको मैं लिख दूं अगर, कैसे लिखूंगा इसको, इस प्रकार से। ये दिखा रहा विस्थापन, ये विस्थापन को दिखा रहा है। ये पूरा एरिया दिखा रहा है विस्थापन को। डिस्प्लेसमेंट ये हमको पिछले कर्व से, जब हमने वक्र की इस ग्राफ की स्टडी की थी तो उसमें हमको पता है ये विस्थापन दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं रेखीय गति के समीकरणों के डेरिवेशन की ओर। सबसे पहले देखिए, एक समय है t बराबर 0, एक समय है t बराबर t। t बराबर 0 पर वेग है v0, t बराबर t पर वेग है v। तब बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा से, चूंकि a इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, कि डेल्टा v a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वैल्यू रख दीजिए। v2 कितना है, ये v2 है, v माइनस v1 कितना है, v0, t2 कितना है, t माइनस t1 कितना है, 0। a बराबर v माइनस v0 अपॉन t। हेंस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये at हो जाएगा। v माइनस v0 बराबर at, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये गति का प्रथम समीकरण है, रेखीय गति का प्रथम समीकरण है। ये हम सबको पता है, हमने पढ़ा है कक्षा में। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ये पहले समीकरण का डेरिवेशन हो गया, यहीं पे इतना सही था। इसमें कहीं हमको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरे समीकरण का हम डेरिवेशन करते हैं। ये आप नोट कर लें इतना प्लीज। दूसरे समीकरण का डेरिवेशन आता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो है पहला समीकरण v इज इक्वल टू v0 प्लस at, इक्वेशन फर्स्ट डिराइव हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को। चूंकि वेग
समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। यहाँ पे विस्थापन कितना है, x, विस्थापन को व्यक्त करता है। ये हमको पता है, पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले लेक्चर में। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है, इसलिए इसके विस्थापन क्या है, x है, वस्तु का विस्थापन है x। ये x बराबर होगा इस ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल क्या है, पूरा एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा, ए बी सी डी ओ, ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसको करेंगे तो दो टुकड़ों में करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो ये त्रिभुज का है, दिख रहा है हमको, ये 90, यहाँ से लंब डाला है, यहाँ से लंब डाला है, यहाँ से इस पे लंब डाला है, 90 समकोणिक अक्षें हैं, 90 डिग्री वाली एक्सिस यूज की हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ आयत, रेक्टेंगल आयत क्या है, ए सी डी ओ, ये घेरा गया क्षेत्रफल, इसने बराबर होना विस्थापन के। अब निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वैसे भी समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक चीज इसको आधार मान लो, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार, ये ऊंचाई, 1/2। तो ये आधार कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, ऐसे लिख देता हूँ पहले, 1/2 ए सी इंटू आधार इंटू ऊंचाई बी सी, क्लियर, ऐसे लिख दो, प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक को लंबाई मान लो, कोई भी एक भुजा लो, एक को चौड़ाई ले लो, तो ओ डी ये ले रहे हैं हम, ये चौड़ाई, इंटू ओ ए, ये क्लियर हो गई, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल निकल लिया। x बराबर 1/2, ए सी की वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, ये समय एक्सिस है, तो t वैल्यू आ गई t, इंटू बी सी की वैल्यू, बी सी कहाँ है, ये बी सी, ये वैल्यू देखिए, ये निकालना हमको, बी सी यानी ये इसके बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक वेग क्या है, v0 v0, और यहाँ से यहाँ का वेग क्या है, v मतलब ये पूरा है ग्राफ पे, इतनी दूरी v है, इतनी दूरी v0 है, ये दूरी क्या बची, v माइनस v0, ये क्या दूरी बची, v माइनस v0, वही, क्योंकि ये फिर से अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो ये भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी, ये वाली जो है बी सी बराबर हो गया v माइनस v0, ये आ गया, t है तो ऑब्वियसली इंटू, चलो कर दो, इंटू दिख रहा है वो, फिर प्लस, ज़्यादा साइन से कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधा से लिख दो t इंटू v माइनस v0, फिर प्लस OD कितना है, OD फिर समय अक्ष पे समय है, इंटू OA कितना है, v0, ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आ गई है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 से देखिए आप, v माइनस v0 क्या है, 80 है, तो ये वैल्यू रख देंगे, x इक्वल टू हाफ v माइनस v0 इधर ले आऊँगा तो v माइनस v0 मिल जाएगा, वो 80 के इक्वल, t इंटू AT, v इंटू v0 इंटू t। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या होता था द्वितीय समीकरण गति का, s इक्वल टू जो आपने पढ़ा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू v0 t, u बराबर v0, x इक्वल टू v0 t ut प्लस हाफ, इसको गुणा कर दो AT स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, क्लियर। ये हमारे पास जो है गति का दूसरा समीकरण आ गया, x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेल नोन इक्वेशन है, आपको पहले से पता है, कक्षा 9-10 जूनियर क्लासेस में या हाई स्कूल क्लासेस में ये इक्वेशन है। अब आगे चलते हैं, ग्राफ की ज़रूरत हमें इसी इक्वेशन के लिए थी, खासली मेनली जो है हमें इस इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इस वेग समय ग्राफ की ज़रूरत पड़ी, ये आप नोट कर लें प्लीज़। तो मैं दूसरी क्वेश्चन भी ऊपर लिख देता हूँ, अब जो है पहली क्वेश्चन ये आ गई हमारे पास,
यहाँ पे लिख देना आप कि v माइनस वी जीरो बराबर ए टी समीकरण 1 से विस्थापन x बराबर वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हमको जाना है तीसरे समीकरण की ओर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का जो है स्क्वायर कर दें। समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या मिला हमको, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर, यह इसका स्क्वायर, चलो इसको अलग अलग लिख दो, प्लस ए टी का होल स्क्वायर, वी जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2v0 ए टी। क्लियर हो गया, ये हो गया वी जीरो स्क्वायर। ये हमारे पास एक चीज़ आई है, इक्वेशन 2 में आई आप ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2v0 ए टी। तो यहाँ देखिए ए का कमी पड़ रही है और यहाँ भी ए, v0 t तो है, तो ए की कमी समीकरण 2 को जो है ए से गुणा करने पर, कि समीकरण 2 गुणा ए, समीकरण पूरी समीकरण को ए से गुणा कर दो तो क्या बना, a इंटू एक्स बराबर v0 ए टी प्लस हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 से गुणा कर दो, 2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, 2ax बराबर 2ax बराबर यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2v0 ए टी प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इसको माना इक्वेशन 3, इसको माना इक्वेशन 4। समीकरण 4 से जो है 2v0 ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह 2as रखने पर कि समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए 3 में मान, तो हमको क्या मिला, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस ये इतने की जगह ए स्क्वायर 2, ये क्या रख देंगे 2a प्लस ए स्क्वायर टी की जगह 2ax, हमारे पास समीकरण आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। यहाँ पे हो गया v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, समीकरण 4 5वें सपोज। तो ये हमने तीसरी इक्वेशन भी डिराइव कर दी है। इस प्रकार से नियत त्वरण के अंतर्गत रेखीय गति के समीकरणों का हम निगमन कर सकते हैं। इसको या आप नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, तीनों इक्वेशन एक साथ लिखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर 2ax, ये समीकरण 3 है। तो ये हमारे पास जो परिचित या वेल नॉन इक्वेशंस हैं रेखीय गति के समीकरण, जो नियत त्वरण के अंतर्गत रेखीय गति हो रही है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि x वस्तु का विस्थापन है, a नियत त्वरण है, ये प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग है, t समय है। ये चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी। डेरिवेशन के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो वेग समय ग्राफ है उसकी ज़रूरत हमें केवल और केवल इक्वेशन 2 को डिराइव करने के लिए चाहिए। इक्वेशन 1 जो है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से आ जा रहा है, त्वरण की परिभाषा से कि a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। त्वरण की परिभाषा से हमको पहली इक्वेशन मिली, इस ग्राफ से हमको दूसरी इक्वेशन मिली, इन दो इक्वेशन की सहायता से हमको तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमने इक्वेशन 3 को डिराइव किया था दो इक्वेशंस की सहायता से। गति का जो पहला इक्वेशन था रेखीय गति का, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी विस्थापन x इक्वल टू v0 t हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये था इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन फर्स्ट को डिराइव किया त्वरण की परिभाषा से, वेग परिवर्तन की दर बराबर त्वरण वहाँ से निकला था। इक्वेशन 2 निकला था इस ग्राफ से कि ग्राफ का एरिया क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा, x विस्थापन है।
और तीसरा समीकरण इन दो समीकरणों की सहायता से निकाला था। इसमें तीसरा समीकरण निकालने के लिए एक और जनरल और उस समीकरण से ज़्यादा अच्छा मेथड है। वो वाला मेथड तब काम आएगा जब हमको ये इक्वेशन पहले से पता। अगर किसी को पता नहीं है तब तीसरी इक्वेशन पे कैसे पहुंचना है, उसके लिए देखिए आपको सिंपल पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये हमको पता है। v इज इक्वल टू विस्थापन यहाँ पे x है अपॉन t, विस्थापन निकालना है। वेग अगर हम बोले तो तात्कालिक वेग, अगर हमने वेग कहा तो तात्कालिक वेग है और औसत वेग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। औसत वेग क्यों करेंगे? क्योंकि प्रारंभिक वेग दिया है v0, अंतिम वेग दिया है v। प्रारंभिक और अंतिम वेग पता है तो औसत वेग हमको पता हो जाएगा। वस्तु का औसत वेग इस प्रकार से v बार इक्वल टू एक्स इंटू टी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा v बार इंटू टी। इस इक्वेशन का हमने इस्तेमाल करना है, विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय। ये हमारी इक्वेशन हो गई, विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय। इक्वेशन 4, 5, 6 जो भी थी। अब यहाँ पे निकालिए आप, बाकी सब चीज़ें वही हैं। अब औसत वेग निकालिए, चूँकि औसत वेग v बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दो वेगों का औसत लेना है हमको, तो औसत सिंपल आ जाएगा v0 प्लस v बटे 2, ये हो गया औसत वेग। क्वेश्चन 7, समीकरण 1 से समय, कि समीकरण 1 से हमको क्या मिला, t बराबर, देखो सीधा t निकाल रहा हूँ मैं समीकरण 1 से। यहाँ पे देखो एक तो v बार के बाद औसत वेग निकालना हमको, वो मिल गया। दूसरा जो है समय निकालना है, तो समय हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। 1 और 2, 1 हमने डिराइव किया था त्वरण के परिभाषा से और इक्वेशन 2 डिराइव किया था वेग समय ग्राफ से। अब इन्हीं की सहायता से औसत वेग की परिभाषा, औसत निकालना हम जानते हैं प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2, औसत आ गया। समय यहाँ से निकालो तो समय आ जाएगा v माइनस v0 अपॉन a, v0 इधर आएगा v माइनस v0 अपॉन a, ये आ गया इक्वेशन 8। अब जो इक्वेशन 7 और 8 का इक्वेशन 6 में प्रयोग करने पर, इक्वेशन 7 व 8 का इक्वेशन 6 में प्रयोग करने पर, क्वेश्चन 7 और 8 को इक्वेशन 6 में प्रयोग करने पर, ये देखिए तो रखिए आप, x बराबर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू v0 प्लस v बार औसत वेग बट 2 गुणा t की वैल्यू v माइनस v0 बटे a। ऊपर देखिए ये क्या है, v माइनस v0 है, ये है v प्लस v0, तो a माइनस b और a प्लस b, ये इक्वेशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। कर दीजिए पूरा, इसको वज्र गुणा करेंगे, v माइनस v0 स्क्वायर बराबर 2ax, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 9, जो कि इक्वेशन 3 के तुल्य है। v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका था इक्वेशन 3 को डेराइव करने का। वो वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड ये वाला माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमको पहले से इक्वेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये तो हम डेराइव कर चुके हैं सही तरीके से। तीसरा इक्वेशन डेराइव करने का प्रॉपर तरीका ये वाला हो गया कि v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। थैंक यू वेरी मच।